हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हमने जो प्रश्नों को शामिल किया है वह सभी इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं। तो इसलिए अगर आप लोग बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, यह जो है यह पार्ट 8 है। इसके पहले हमने जो है कि 7 पार्ट जो है वह भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का बना दिया है। तो उसको अगर आप नहीं देखें तो आप देख लीजिए। हमारे चैनल पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी बीपीएससी टीआरई 4 करके, तो उसमें जाकर के उन सभी वीडियोस को आप जरूर देख लीजिएगा। क्योंकि उन जो वीडियो हमने बनाए हैं 7 पार्ट, उसमें जो प्रश्न है वह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए यह जो सीरीज चला रहे हैं इसको आप कंप्लीट जरूर देखिएगा। चलिए दोस्तों, आज के प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न हमने लिया है कि 1939 में सुभाष चंद्र बोस किसे हराकर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष चुने गए थे। जी हाँ दोस्तों, यही प्रश्न है कि जो 1939 का वह आपका अधिवेशन हुआ था, उसमें जो है कि सुभाष चंद्र बोस ने किसे हराकर जो है वह अध्यक्ष जो है कि बने थे। तो देखिए दोस्तों, क्या होता है कि 1939 में जो है वह त्रिपुरी में जो है कि यह अधिवेशन होता है। और इसमें जो है कि पट्टाभी सीतारमैया जो है वह खड़े होते हैं और दूसरे साइड में सुभाष चंद्र बोस खड़े होते हैं। और सुभाष चंद्र बोस जी जो होते हैं वह 1938 में भी अध्यक्ष थे। इस चीज़ को भी याद रखिएगा, 1938 में भी सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष थे और 1939 में भी वह खड़े होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जब वोटिंग होती है तो उसमें जो है वह सुभाष चंद्र बोस फिर जीत जाते हैं और वहाँ पर अध्यक्ष बन जाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि फिर जो है कि गांधी जी से थोड़ा उनका विवाद हो जाता है और उसके बाद वह जो है कि अपने जो अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे देते हैं और कांग्रेस छोड़ देते हैं। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। तो यहाँ पर जो है कि पूछा गया है कि किसको हराकर बने थे, तो वह पट्टाभी सीतारमैया थे। जी हाँ दोस्तों, बी वाला ऑप्शन सही है। और यहाँ पर जब दोस्तों सुभाष चंद्र बोस जी इस्तीफा दे देते हैं तो उसके बाद वह जाते हैं और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं। तो इस चीज़ को भी आप याद रखिएगा कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने कब किया था, तो 1939 में किया था। और जब वह अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिए थे तो उसके बाद दिए थे। तो दोस्तों, एक प्रश्न और पूछा जाता है आपके एग्जाम में कि जब जो है कि सुभाष चंद्र बोस जी जो है वह इस्तीफा देते हैं तो उसके बाद जो है कि अध्यक्ष कौन बनता है। तो देखिए, उसके बाद जो है कि इस्तीफा देने के बाद पट्टाभी सीतारमैया जो है कि अध्यक्ष नहीं बनते हैं। उसके बाद जो है कि राजेंद्र प्रसाद जी को अध्यक्ष बनाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, कि कौन अध्यक्ष बनते हैं, तो राजेंद्र प्रसाद जी जो थे वह अस्थायी अध्यक्ष के तौर पर बनते हैं और वही रहते हैं। और उसके बाद 1940 का अधिवेशन होता है जिसमें कि अबुल कलाम आज़ाद जो है वह अध्यक्ष बनते हैं। और अबुल कलाम आज़ाद जी जो थे वह सबसे कम उम्र के और सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष बने रहने का रिकॉर्ड उनके ही नाम है। मतलब सबसे छोटे अध्यक्ष वही थे, कि मतलब उम्र में सबसे छोटे थे। और दूसरी चीज़ वह जो है कि 1940 से लेकर के 1945 तक वह अध्यक्ष बने थे। तो पूछा जाता है कि सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष बने रहने का रिकॉर्ड किनके नाम है, तो वह अबुल कलाम आज़ाद के पास है। और अबुल कलाम आज़ाद की एक रचना पूछी जाती है जो कि अल हिलाल है। जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा क्या नाम है रचना का, तो रचना का नाम अल हिलाल है। इस चीज़ को याद रखिएगा। यह जो है कि रचना आपका वह टीआरई में पूछा गया था, टीआरई 1 या 2 में यह क्वेश्चन आया था। तो इसको याद रखिएगा। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि जो हम एक्सप्लेनेशन करवा रहे हैं उसको जो है कि आप ज़रूर नोट किया करिए, क्योंकि एक्सप्लेनेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर एक्सप्लेनेशन आप नोट करते चलेंगे तो वहाँ पर जो है कि जब आपका एग्ज़ाम आएगा तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और गारंटी मानिए कि आप जो है कि सिर्फ एक्सप्लेनेशन नोट करिए, आपका एक भी प्रश्न एग्जाम में नहीं छूटेगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि कैबिनेट मिशन भारत आया था। जी हाँ दोस्तों, पूछा गया है कि कैबिनेट मिशन भारत कब आया था, तो यह आपका आया था 1946 ईस्वी में। जी हाँ दोस्तों, कैबिनेट मिशन आपका जो है वह 1946 ईस्वी में भारत आया था। और इसमें जो है कि 2 सदस्य थे, एक आपके स्टैनफोर्ड क्रिप्स थे और दूसरे जो थे वह एवी अलेक्जेंडर थे। तो इसको याद रखिएगा। जो है कि यह किसके नेतृत्व में आया था, तो यह लॉर्ड पैथिक लॉरेंस के नेतृत्व में आया था 1946 में। तो इस चीज़ को याद रखेंगे।
कैबिनेट मिशन भारत में 1946 में आया था। अगला प्रश्न है कि भारत में कैबिनेट मिशन किस लिए भेजा गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार एग्जामों में बन चुका है, जो वनडे एग्जाम होते हैं और स्पेशली बिहार वाले एग्जाम में ज़्यादातर पूछा जाता है कि जो भारत में कैबिनेट मिशन है यह किस लिए भेजा गया था। तो देखिए, अगर हम बात करें तो कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को दिल्ली आया था और इस मिशन का जो उद्देश्य था वह स्वतंत्र भारत का संविधान तैयार करने के लिए शीघ्र ही जो है वह कार्य प्रणाली को तैयार करना तथा अंतरिम सरकार के लिए आवश्यक प्रबंधन करना। जी हाँ दोस्तों, इसका क्या उद्देश्य था? तो कैबिनेट मिशन का यही उद्देश्य था कि जो स्वतंत्र भारत के लिए संविधान को तैयार करवाना और उसकी कार्य प्रणाली तैयार करवाना, और दूसरी जो है कि जो अंतरिम सरकार बन रही है उसका जो है कि आवश्यक जो प्रबंधन है तो उसको करना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि शक्ति के अंतरण के लिए एक संवैधानिक व्यवस्था निश्चित करने के लिए जो है कि कैबिनेट मिशन को भेजा गया था। तो बी वाला ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न आपका है कि महात्मा गांधी जी के अनुसार भारत में सबसे शक्तिशाली बल निम्नलिखित में से कौन सा है। तो पूछा गया है कि महात्मा गांधी जी के अनुसार सबसे शक्तिशाली बल कौन सा है। तो देखिए, गांधी जी जो है कि वह अहिंसा के पुजारी बोले जाते हैं, तो उनके अनुसार जो सबसे शक्तिशाली बल है वह वीर की अहिंसा। जी हाँ दोस्तों, ए वाला ऑप्शन आपका सही है, वीर की अहिंसा सबसे शक्तिशाली है। अगला है, महात्मा गांधी जी के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है। तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सा सही नहीं है। तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है कि गांधी जी साधनों की पवित्रता में विश्वास करते थे, तो यह बिल्कुल सही है, इसलिए यह आंसर नहीं होगा क्योंकि इसमें गलत पूछा गया है कि गांधी जी साधनों की पवित्रता में विश्वास बिल्कुल करते थे। अगला है, गांधी जी ने धर्म और राजनीति के बीच निकट संबंध का समर्थन किया, यह बिल्कुल गलत है। जी हाँ दोस्तों, गांधी जी ने धर्म और राजनीति के बीच जो है वह जो है कि निकट संबंध का समर्थन नहीं किया था, तो यह ऑप्शन आपका गलत है, तो इसलिए यह ऑप्शन नहीं होगा। अगला ऑप्शन देखते हैं कि गांधी जी ने राजनीति को धर्म से पूरी तरह अलग रखने की वकालत की थी, बिल्कुल सही है कि इसको जो है कि गांधी जी ने धर्म को राजनीति से अलग माना था। अगला है, गांधी जी अहिंसा में विश्वास करते थे, तो यह भी सही है। तो दोस्तों देखिए, पहला ऑप्शन और सी वाला और डी वाला आपका सही है, लेकिन इसमें आपका गलत ऑप्शन पूछा गया था कि इनमें से गलत कौन सा है। तो जो बी वाला ऑप्शन है यही आपका गलत है, तो इस प्रश्न का यही आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों, वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि दोस्तों वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है, काफ़ी रिसर्च करके क्वेश्चन को ढूंढना पड़ता है, तो इसलिए आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर किया करिए। अगला प्रश्न है कि गांधी जी ने किस आंदोलन का समर्थन किया था। तो देखिए, अगर हम बात करें तो गांधी जी ने जो है वह जो है कि अस्पृश्यता के आंदोलन का समर्थन किया था। जी हाँ दोस्तों, महात्मा गांधी जी ने जो है वह हरिजनों के उद्धार के लिए अपना सारा जीवन लगा दिया था और वे अस्पृश्यता को मानवता के लिए अपराध मानते थे, और 1932 ईस्वी में उन्होंने जो है वह अछूतों को जो है कि हरिजन का नाम दिया था और हरिजन सेवक संघ की जो है कि स्थापना किए थे, तो इसलिए ए वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ करने के लिए कौन सा मुख्य कारण था। तो देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें तो 1942 में जो भारत छोड़ो आरंभ करने का मुख्य कारण आपका क्या था, तो वह था आपका क्रिप्स मिशन की विफलता। जी हाँ दोस्तों, क्रिप्स मिशन की विफलता के कारण 1942 में जो है कि जो भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था यही उसका मुख्य कारण था। और जब भारत छोड़ो आंदोलन आपका स्टार्ट हुआ था, यह कब स्टार्ट हुआ था, तो यह आपका 8 अगस्त 1942 को जो है कि यह आपका स्टार्ट होता है और पूरे भारत में जो है कि 9 अगस्त तक यह फैल जाता है। तो यह आप याद रखिएगा कि भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 8 अगस्त 1942 को हुई थी, और यह कहाँ से हुई थी, तो बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान से जो है कि इसको आरंभ किया गया था, और इसका नेतृत्व भी गांधी जी ने ही किया था। और असहयोग आंदोलन के बारे में कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो असहयोग आंदोलन की बात करें तो असहयोग आंदोलन की
शुरुआत 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ था और उसकी भी नेतृत्व जो है वह गांधी जी ने ही किया था। और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 6 अप्रैल 1930 को हुआ था। तो इस चीज़ को भी आप याद रखिएगा दोस्तों, एक्सप्लेनेशन जरूर नोट करिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो चीज़ें हम आपको एक्स्ट्रा बता रहे हैं। अगला प्रश्न है कि अंग्रेजों के लिए गांधी जी का प्रसिद्ध भारत छोड़ो आंदोलन का आरंभ कब हुआ था। तो देखिए अब वही प्रश्न आपका है कि 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में किस महीने में शुरू किया गया था। जी हाँ दोस्तों, इस तरह से आपके एग्ज़ाम में प्रश्न बन सकता है। आपके एग्ज़ाम को थोड़ा जो है कि लेवल को उठाने के लिए, थोड़ा पेपर को कठिन बनाने के लिए एग्जामिनर जो है कि इस तरह से प्रश्न पूछ सकता है कि भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में जो शुरू हुआ था वह किस महीने में शुरू हुआ था। ज़्यादातर लोग याद कर लेते हैं कि 1942 में शुरू हुआ था, लेकिन किस महीने में हुआ था, तो वह आपका शुरू हुआ था अगस्त के महीने में। जी हाँ दोस्तों, कब हुआ था? अगस्त के महीने में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि क्रिप्स मिशन भारत में कब आया था। तो देखिए क्रिप्स मिशन की अगर हम बात करें तो यह आपका जो है वह आपका 1942 में आया था। जी हाँ दोस्तों, क्रिप्स मिशन 1942 में आता है। दोस्तों यहाँ पर कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कैबिनेट मिशन और क्रिप्स मिशन में। तो याद रखिएगा क्रिप्स मिशन 1942 में आया था और कैबिनेट मिशन 1946 में आया था। तो इस चीज़ को याद रखेंगे, 1942 में क्रिप्स मिशन आया था। और किसके नेतृत्व में आया था? तो स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में वह लाया गया था, इसलिए इसको क्रिप्स मिशन बोलते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार का गठन कहाँ किया गया था। तो देखिए अगर हम बात करें भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है वह समानांतर सरकार का जो गठन किया गया था वह किया गया था बलिया में। जी हाँ दोस्तों, 1942 में जो है वह भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान देश के कई क्षेत्रों में जो है कि समानांतर सरकारें स्थापित हुई थी, जो कि बलिया में एक स्थापित हुआ था, जो कि आपका यह उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और उन क्षेत्रों में से एक था जहां पर समानांतर सरकार यह स्थापित हुई थी। और बलिया के अतिरिक्त आपका बंगाल में हुआ था, बंगाल के तामलुक में हुआ था, उसके अलावा महाराष्ट्र के सतारा में हुआ था, उड़ीसा के तलचर में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकारें की गठन किया गया था। तो इसको याद रखिएगा। एक बार आपको फिर से बता देते हैं, उत्तर प्रदेश में बलिया में गठन हुआ था, उसके अलावा आपका जो है कि बंगाल की बात करें तो तामलुक में गठन हुआ था, महाराष्ट्र के सतारा में उसका गठन हुआ था, और उड़ीसा के तलचर में जो है वह भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है वह आपका समानांतर सरकार का गठन हुआ था। अगला प्रश्न आपका है कि स्वतंत्र भारत में निम्नलिखित में से कौन सी महिला किसी राज्य की पहली राज्यपाल थी। तो देखिए अगर हम बात करें स्वतंत्र भारत की, तो स्वतंत्र भारत की अगर हम बात करें तो कौन सी पहली महिला जो है कि किसी राज्य की राज्यपाल थी, तो वह आपकी थी सरोजिनी नायडू जी। जी हाँ दोस्तों, श्रीमती सरोजिनी नायडू जी जो है वह स्वतंत्र भारत की प्रथम महिला किसी राज्य की राज्यपाल थी। और यह कब था? तो स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश की वह प्रथम राज्यपाल बनी थी। और कब बनी थी? तो 1947 से लेकर के 1 मई 1949 तक जो है यह उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनी थी। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। इनसे जो है कि प्रश्न यह बहुत बार पूछा गया है, पॉलिटी में उठा करके यह प्रश्न पूछ लिया जाता है। कई बार जो है कि बीपीएससी द्वारा इस प्रश्न को लिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने स्थगित कर दिया। जी हाँ दोस्तों, जो चौरी चौरा कांड आपका हो गया था गोरखपुर के पास में चौरी चौरा नामक जगह पर, जहाँ पर लोगों ने क्या किया था कि जो है पुलिस द्वारा जो है कि लोगों पर लाठियाँ वगैरह चला दी जाती हैं। किसानों को वह लोग पहले अरेस्ट करते हैं और उसका विरोध जो है कि वहाँ पर ग्रामीण जो है कि पुलिस थाने पर इकट्ठा होकर करते हैं, लेकिन वहाँ पर पुलिस द्वारा जो है कि उन पर लाठियाँ वगैरह चला दी जाती हैं, जिसके बाद
बाद जो है कि क्या होता है कि वहाँ की जो भीड़ थी वह लोग गुस्सा करके वहाँ पर जो पुलिस वाले थे उनको पुलिस चौकी में बंद करके और सबको जिंदा जला देते हैं। तो यही चौरी चौरा की घटना हुई थी। तो इसको देख करके जो है कि किस आंदोलन को बंद किया गया था, तो वह बंद किया गया था आपका असहयोग आंदोलन को। जी हाँ दोस्तों, जो असहयोग आंदोलन आपका 1920 से स्टार्ट हुआ था, तो जब यह आपका चौरी चौरा कांड हो जाता है 5 फरवरी 1922 को, तो 1922 को जब यह घटना घटती है तो गांधी जी को जैसे ही पता चलता है इस घटना के बारे में, तो गांधी जी जो है वह असहयोग आंदोलन को स्थगित कर देते हैं, क्योंकि गांधी जी चाहते थे कि जो यह आंदोलन हो रहा है यह अहिंसक जो है कि इसमें हिंसा नहीं होनी चाहिए, अहिंसक आंदोलन रहना चाहिए, लेकिन इसमें हिंसा हो जाती है, काफ़ी पुलिस वाले मर जाते हैं। तो इससे जो है कि गांधी जी दुखी होते हैं और वह जो है वह असहयोग आंदोलन को बंद कर देते हैं। और दोस्तों आप चाहते तो इस प्रश्न को ट्रिक द्वारा भी कर सकते थे। जैसे अगर आपको पता रहता है सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था, तो 1930 में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था, और इसमें ट्रिक लगाते खिलाफत आंदोलन 1919 में हुआ था, और असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था। तो इस तरह से ट्रिक लगा के कर सकते थे। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन को जो है कि किसके कारण स्थगित किया गया था, तो यह आपका चौरी चौरा की घटना के कारण जो है इसको स्थगित कर दिया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग का अपना प्रसिद्ध प्रस्ताव 1920 में कहाँ आयोजित अपने अधिवेशन में पारित किया था। तो देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जो असहयोग का अपना जो है कि प्रसिद्ध प्रस्ताव 1920 में पारित किया था, यह जो है आपका कलकत्ता में किया था। जी हाँ दोस्तों, कलकत्ता में इसको स्वीकार किया गया था, और यह एक विशेष अधिवेशन था। जी हाँ दोस्तों, एक विशेष अधिवेशन में इसको पारित किया गया था, और जिसकी अध्यक्षता जो है वह लाला लाजपत राय कर रहे थे। कौन अध्यक्ष बने थे, तो लाला लाजपत राय जो थे वह अध्यक्ष बने थे, तो उनको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि किस आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों दोनों का समर्थन मिला था। तो देखिए, अगर हम बात करें तो कौन सा ऐसा आंदोलन था जिसको कि हिंदू भी सपोर्ट कर रहे थे और मुसलमान भी सपोर्ट कर रहे थे, तो वह आपका जो आंदोलन था वह था असहयोग आंदोलन। जी हाँ दोस्तों, असहयोग आंदोलन ही एक ऐसा आंदोलन था जिसमें हिंदू और मुस्लिम एक साथ मिलकर के आंदोलन कर रहे थे। इसमें क्या होता है कि 1919 में क्या होता है कि खिलाफत आंदोलन की जब शुरुआत होती है, तो उसके बाद क्या होता है कि वहाँ पर जो मुस्लिम लोग थे वह लोग खिलाफत आंदोलन की शुरुआत करते हैं, क्योंकि वह लोग अंग्रेज़ों से काफ़ी ज़्यादा दुखे थे, क्योंकि तुर्की के जो सम्राट थे उनको वह लोग खलीफा मानते थे, और तुर्की को जो है कि अंग्रेज़ों द्वारा काफ़ी अस्त व्यस्त कर दिया गया था। तो जिससे कि काफ़ी ज़्यादा जो है कि मुसलमान, जो भारतीय मुसलमान थे वह दुखी थे, इसलिए उन्होंने खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की थी। और 1920 में जब गांधी जी असहयोग आंदोलन की शुरुआत करते हैं, तो गांधी जी जो है कि वहाँ पर मुसलमानों से मिलते हैं और उनको बताते हैं कि हम लोगों को एक साथ लड़ना चाहिए और जो है कि अंग्रेज़ों का विरोध करना चाहिए। तो ऐसे में दोनों गुट के लोग जो हैं, हिंदू और मुस्लिम, एक साथ मिल करके एक ही मंच से जो है कि वह आपका जो अंग्रेज़ थे उनका विरोध कर रहे थे। तो इसको याद रखिएगा, जो है कि सिर्फ यही आंदोलन दोस्तों था जिसमें कि हिंदू और मुस्लिम एक साथ आंदोलन किए थे। बाकी इसके अलावा जब असहयोग, जो सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ, उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, तो उसमें जो है कि इतने ज़्यादा जो है कि मुसलमान एक साथ नहीं आए थे, थोड़े जो है कि कम लोग हो गए थे, क्योंकि उसमें लोग पार्टिसिपेट नहीं करते थे। धीरे धीरे लोगों का जो है वह लोग यह सोचने लगे थे कि अब आंदोलन करने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो ऐसे में सिर्फ असहयोग आंदोलन ही ऐसा था जिसमें कि काफ़ी ज़्यादा लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि सत्याग्रह के 3 प्रमुख स्वरूप कौन से हैं। तो देखिए, अगर हम बात करें तो सत्याग्रह के 3 प्रमुख स्वरूप के बारे में, तो वह आपका असहयोग है, सविनय अवज्ञा है और बहिष्कार है। जी हाँ दोस्तों, क्या क्या है, तो सत्याग्रह के 3 प्रमुख स्रोत जो हैं वह आपके जो है असहयोग है, सविनय अवज्ञा है और बहिष्कार है। तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है
कि 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन किस मुद्दे पर शुरू किया गया था। तो देखिए अगर हम बात करें तो 1930 में जो सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरुआत किया गया था, यह किया गया था ब्रिटिश सरकार द्वारा अपनाया गया नमक एकाधिकार। जी हाँ दोस्तों, नमक एकाधिकार को लेकर के उसके विरोध में जो है वह जो है कि आपका 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। और दोस्तों इस नमक कानून को तोड़ने के लिए गांधी जी ने क्या किया था, गांधी जी ने दांडी मार्च निकाला था, जो कि आपका अहमदाबाद से आरंभ हुआ था 12 मार्च 1930 को। और वह जो है कि 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंच करके जो है कि समुद्र तल से मुट्ठी भर नमक उठा करके गांधी जी जो है कि नमक कानून का विरोध करते हैं, नमक कानून को तोड़ देते हैं। और उसके बाद उसी दिन से जो है 6 अप्रैल 1930 को ही सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करते हैं। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था। तो अभी हमने आपको बताया कि किस वर्ष शुरू किया गया था। तो महात्मा गांधी जी द्वारा जो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की गई थी, यह आपका किया गया था 1930 ईस्वी में। जी हाँ दोस्तों, कब किया गया था? तो 1930 ईस्वी में किया गया था। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी जी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया। तो वही प्रश्न आपका रिपीट हो गया, 1930 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि नमक सत्याग्रह किस सन में प्रारंभ हुआ। तो देखिए अगर हम बात करें नमक सत्याग्रह की, तो उसी को नमक सत्याग्रह भी कहते हैं, जो कि दांडी मार्च आपका शुरू हुआ था 1930 में। तो ए वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही प्रश्न देखेंगे। यह सभी प्रश्न आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो दोस्तों आप इस वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा, फिर से रिपीट करके। और जो हमने अभी तक 7 पार्ट अपलोड कर दिए हैं, या 8वां पार्ट है, तो अभी तक जितने भी पार्ट हमने अपलोड किए हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का, उन सभी पार्ट को आप देख लीजिएगा। गारंटी है कि आपका एक भी प्रश्न नहीं एग्जाम में छूटेगा। और दूसरी चीज़, इस चीज़ को भी आप याद रखिएगा कि हम जो है कि साइंस का सीरीज भी स्टार्ट किए हैं। एक पार्ट हमने अपलोड किया है, बाकी दूसरा पार्ट आपका कल आ जाएगा। तो ऐसे में हम साइंस का भी अपलोड करेंगे और आपका जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से प्रश्न आते हैं उसको भी पढ़ाएंगे। और साथ ही में जो है कि कुछ दिन बाद हम भूगोल की सीरीज स्टार्ट करेंगे। जब एक बुक को कवर कर लेंगे, जैसे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है, जब इसके सभी क्वेश्चंस को कवर कर लेंगे, तब हम भूगोल की सीरीज को उठाएंगे और भूगोल में 15-20 वीडियो आपको करा देंगे, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न आपका तैयार हो जाएगा। और दोस्तों बता दें कि हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है, जिसका कि लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आप वहां पर हमको जा करके फॉलो कर लीजिए, क्योंकि वहां पर अगर आप फॉलो किए रहेंगे तो कोई सूचना रहती है तो बता दिया जाता है। और दूसरी चीज़, जब क्लास जो है कि हम लाते हैं तो अपलोड करते हैं, तो उसका लिंक भी वहाँ पर दे दिया जाता है। तो इसलिए हमको फॉलो ज़रूर करिए। तो चलिए इस वीडियो को स्टॉप करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। चलिए मिलते हैं अगले एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।